आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे देश की जो वर्ल्ड मैप पर ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, लेकिन जिस छोटे से देश ने अकेले इन सारे अरब देशों का डंडा किया हुआ है। जी हां, हम बात कर रहे हैं इजराइल की, जिसने उनके ऊपर हमास और हिजबुल्लाह के हमले के बाद इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को पूरे तरह से समाप्त कर देने की कसम खा ली है। आज हम बात करेंगे कि कैसे इजराइल और भारत की सिचुएशन में काफी सरप्राइजिंग सिमिलैरिटीज हैं। हम इन दोनों देशों के एटीट्यूड्स में और अप्रोचेस में कुछ शॉकिंग डिफरेंसेस पाएंगे और कुछ शॉकिंग सिमिलैरिटीज भी पाएंगे। क्या पॉजिटिव लेसन्स और नेगेटिव लेसन्स दोनों आप इंडिया इजराइल से इस सिचुएशन में सीख सकता है कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे किया जाए और अपने दुश्मनों को हैंडल कैसे किया जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी टॉक्सिक में। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। देखें, अगर आप इंडिया और इजराइल की सिचुएशन देखेंगे तो इजराइल भी भारत की तरह अपने पड़ोसियों से परेशान है। दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी नहीं मिले। जिस तरह भारत में प्रॉक्सी आतंकी ग्रुप्स के थ्रू पाकिस्तान अटैक करवाता है, उसी तरह से ईरान भी प्रॉक्सी आतंकी ग्रुप्स के थ्रू इजराइल में अटैक करवाता है और इजराइल को खत्म करने की कोशिश करता है। दोनों केसेस में आप एक इंटरेस्टिंग देखेंगे कि ईरान जो है उस इजराइल के साथ तंबान महत्रब विकास नहीं करना चाहता। उसी तरह जिस तरह से पाकिस्तान भी आजकल भारत के साथ ट्रैकी टीएच कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि उनको पता है कि अगर डायरेक्ट युद्ध करेंगे तो पेले जाएंगे, इसीलिए वो प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान भारत में हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे प्रॉक्सी ग्रुप्स का इस्तेमाल करके अटैक्स करवाता है, उसी तरह से ईरान भी हिजबुल्लाह और हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करके इजराइल में अटैक्स करवाता है और इजराइल को खत्म करने की कोशिश करता है। तो आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि ईरान किस तरह से मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करता है और क्या प्लान है उसका इजराइल को खत्म करने का। ईरान ऐसे भी हाल में ही डेवलप हुए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर से बहुत चिढ़ा हुआ है। उसको रोकना चाहता है, क्योंकि अगर ये कॉरिडोर बन गया तो इंडिया, इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूरोप बेसिकली एक दूसरे से काफी आराम से ट्रेड करेंगे और चाइना, ईरान, पाकिस्तान जैसे देशों को काफी आसानी से बाईपास भी कर पाएंगे। पीछे एक और रीजन ये है कि वो इस पाइपलाइन को रोकना चाहते हैं, लेकिन हम जरा इनकी प्रॉक्सी वॉर के हिस्ट्री जानने की कोशिश करते हैं। लेबनान की अगर हम बात करें तो लेबनान में हिजबुल्लाह जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल और मिलिट्री एंटिटी है। ये आतंकी ऑर्गेनाइजेशन ईरान से हेवली फंडेड, ट्रेंड और एम्ड है। एस्टिमेट किया गया है कि ईरान ने इनको $700 मिलियन तक की फाइनेंशियल बैकिंग दी है। इस फाइनेंशियल बैकिंग से हिजबुल्लाह ने इजराइल के बॉर्डर पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख रॉकेट जमा करके रखे हुए इजराइल के बॉर्डर पर ऑलमोस्ट 1.5 लाख रॉकेट जमा करके रखे हैं और इजराइल और लेबनान के बॉर्डर पर कई सोफिस्टिकेटेड टनल सिस्टम्स बना रखे हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो इजराइल के अंदर घुस के आतंकी अटैक्स करने की कोशिश करते हैं। ईरान अपनी प्रेजेंस सीरिया में बढ़ाना चाहता है, क्योंकि सीरिया कभी बॉर्डर इजराइल से पड़ता है। 2018 से 9 मेजर अटैक्स हुए हैं जो सीरिया से इजराइल में किए गए हैं। अगर हम ईरान की मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज करने की स्ट्रैटेजी भी देखेंगे तो आपने देखा होगा कि यमन में ईरान ने हूथी रेबल्स को सपोर्ट और फंड किया है, जिनको सोफिस्टिकेटेड मिसाइल टेक्नोलॉजी और वेपन्स प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे वो सऊदी अरेबिया पर अटैक कर रहे हैं, जो कि इस मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का एक की मेंबर है। ईरान ने गाजा स्ट्रिप में हमास को भी काफी फंडिंग दी है। फंडिंग ही नहीं, ट्रेनिंग और वेपन्स भी प्रोवाइड किए हैं। इनफैक्ट सोर्स के मुताबिक 2014 से 2020 तक ईरान ने हमास को $220 मिलियन तक की फंडिंग दी है। अब देखें, इस आतंक और इस स्ट्रैटेजी से डील करने के लिए इजराइल ने इनिशियली एक मोइंग द लाउन स्ट्रैटेजी को अपनाया था। मतलब ये बेसिकली एक शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी थी, जिससे कि कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज किया जा सके, आतंकी ग्रुप्स को भी मैनेज किया जा सके और इसलेटे जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सके। बेसिकली इजराइल का गोल था कि देखिए पीस बनी रहे,
हमारे ऊपर बहुत ज्यादा इंटरनेशनल प्रेशर ना बने और उनका सोचना था कि इवेंचुअली अगर हम पर्याप्त नंबर आतंकियों को मार देंगे तो आतंकियों को भी लगेगा कि यार आप छोड़ो। ये सबका तो हर कुछ साल पे इन आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस के स्ट्रॉन्ग होल्ड पर हेवी एयर स्ट्राइक्स की जाती थी, आर्टिलरी फायर किया जाता था, ग्राउंड ऑपरेशंस लॉन्च किए जाते थे, इनके हथियार सीज किए जाते थे, इनकी फंडिंग रोकने की कोशिश की जाती थी, कई सारे आतंकी मार दिए जाते थे। लेकिन प्रॉब्लम है ना कि ये अमीबा की तरह बेसिकली मल्टीप्लाई करते रहते हैं। धीरे धीरे करके जितने भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनके मेंबर वापस जुड़ जाते हैं, इनके नंबर्स वापस रिपलनेश हो जाते हैं और वापस से इजराइल के ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं। यही सिमिलैरिटी इंडिया के साथ भी आप देखेंगे। पाकिस्तान के जो प्रॉक्सी आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इंडिया में आते हैं, अटैक्स करते हैं, इंडियन आर्मी उनको निपटाती है। इंडियन आर्मी चाहे कितने भी इन क्रॉस बॉर्डर आतंकियों को मार दे, लेकिन इनके नंबर कभी भी खत्म नहीं होते। पीओके में जाकर इनके लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय किए, बालाकोट में भी एयर स्ट्राइक किया, तो थोड़े समय तक तो भी इन आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस को इन्होंने हिला दिया था। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने भी रीग्रुप करना शुरू किया, हमास और हिजबुल्लाह की तरह। और 2024 में हमने देखा है कि किस तरह से जम्मू के अलग अलग एरियाज में बड़े बड़े आतंकी अटैक्स हुए हैं, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस दोनों की जान गई। और जिस तरह इंडिया के लिए प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पा रही, उसी तरह से इजराइल के लिए भी बोइंग द लॉन्च स्ट्रेटजी से ये प्रॉब्लम खत्म नहीं हो पा रही थी। एक डिफेंस एक्सपर्ट के मुताबिक जो इजराइल में 2001 से 2006 तक पोस्ट डॉक्टोरल रिसर्च कर रहे थे, उस समय सिचुएशन इजराइल में इतनी खराब थी कि बेसिकली ऑलमोस्ट डेली सुसाइड बॉम्बिंग वहां पर हो रही थी। डेली आतंकी अटैक्स हो रहे थे, कैफेटेरियाज में बॉम्बिंग हो रही थी, कैंपस में बॉम्बिंग हो रही थी, नाइट क्लब्स में बॉम्बिंग हो रही थी। तो इस झंझट से, इस कांस्टेंट थ्रेट से निपटने के लिए उन्होंने 2 पॉलिसीज अपनाई जो शायद सुनने के बाद आप नोटिस करेंगे इंडिया को भी फॉलो करनी चाहिए। पहला तो यह था कि उन्होंने एक बॉर्डर फेंस क्रिएट की और कुछ लोकेशंस में तो एक सीधी की सीधी दीवारी बनवा दी पैलेस्टीनियन और इजरायली पॉपुलेशन को सेपरेट करने के लिए। और इस बॉर्डर फेंस और दीवार का यह फायदा हुआ है, आप इस दीवार को फांद कर तो आप आ नहीं सकते अंदर। इंसानी आंखें शायद एक बार कुछ हपकी मार ले, लेकिन मशीनी आंखों से कोई बचकर नहीं जाएगा। और दूसरा यह हुआ है कि इस फेंस पर क्लियर चेक पॉइंट्स बना दिए गए हैं जो बहुत हेवली गार्डेड हैं इजरायली आर्मी के द्वारा। तो अगर आपको अंदर आना है तो आप सिर्फ और सिर्फ इस चेक पॉइंट के थ्रू ही आ सकते हैं। अब इससे फायदा यह हुआ इजराइल को कि जो नंबर ऑफ बॉम्बिंग्स हैं वो इजराइल में बहुत ड्रास्टिकली घट गई हैं। फॉर एग्जांपल 2000 से 2006 के बीच में नियरली 3000 अटैक्स हुए थे इजराइल में। लेकिन इस वॉल के कंस्ट्रक्शन के बाद यह जो अटैक्स हैं, यह 80% से भी ज्यादा से बढ़ गए हैं। यह प्रॉब्लम हमने इंडिया में भी देखा है कि कश्मीर में एक अलग कोने से, चाहे जम्मू से, चाहे कश्मीर से, कहीं ना कहीं से हमेशा बॉर्डर क्रॉस करके मिलिटेंट्स घुसाते हैं गांव में। और वो गांव में इतने आराम से एम्बेड हो जाते हैं कि मिलिट्री भी इनको पहचान नहीं पाती कि कौन कश्मीरी है और कौन बाहर से आतंकी आया है। बांग्लादेश, म्यांमार जैसे बॉर्डर को भी देख ले, जहां से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेशन होता है, जहां से बहुत सारे रोहिंग्याज इंडिया में आए हैं। वहां पर भी कोई उस तरह का स्ट्रॉन्ग फोर्टिफिकेशन क्रिएट नहीं हुआ ताकि इस इन्फ्लक्स को रोका जा सके, जहां से बहुत सारे स्टेट्स में इंडिया के डेमोग्राफिक चेंजेस भी हो रहे हैं। बांग्लादेश से लेके असम से लेके अब तो हिमाचल तक ये प्रॉब्लम पहुंच चुकी है। अब आप बोलेंगे कि भाई इस तरह की हम दीवार बना लेंगे, फेंसिंग कर देंगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत बनेगा। अब देखिए, इजराइल के साथ भी यही हुआ था। इनको यूएन ने बहुत कंडेम किया था। इनफैक्ट इनके जो सबसे बड़े अलाइज है अमेरिका ने भी इस बॉर्डर वॉल को बनाने के लिए इनको कंडेम किया था। लेकिन इजराइल ने बस इतना कहा, हम माले मैं तेरे बाप को वहां सिखा। चल, दूसरी बड़ी स्ट्रेटेजी जो इजराइल ने अपनाई है वो है कि भाई ये जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस है ना, इनके छुटपैया फुट सोल्जर्स को मारने से काम नहीं चलेगा। इजराइल ने डिसाइड किया कि ये जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो इन छुटपैयों को भेजते रहते हैं और खुद पैसे बटोर बटोर के करोड़पति बनते रहते हैं, अपने बच्चों को फॉरेन यूनिवर्सिटीज में एजुकेट करवाते हैं, इन सालों को टारगेट करना जरूरी है। क्योंकि ये जो आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस है ना,
इनकी भी कॉर्पोरेट टाइप की हायरार्की होती है जो इनके ऑपरेशंस को प्लान करते हैं, और जब इनके हेड को खत्म कर दिया जाएगा तो उनका कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन का पूरा स्ट्रक्चर ही हिल जाता है। इसका एक हिस्टोरिकल बहुत बड़ा एग्जाम्पल था ऑपरेशन रॉथ ऑफ गॉड, जो इजराइल ने कंडक्ट किया था, जो कि 1972 में हुए म्यूनिक ओलंपिक्स मैसेकर के बदले में लॉन्च किया गया था, जिसमें याद कीजिए 11 इजरायली एथलीट्स को ब्लैक सितंबर नाम की एक पैलेस्टीनियन आतंकी ग्रुप ने इस साल फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने 11 इजरायली खिलाड़ियों को मौत के एक घाट उतार दिया था। इसके बाद इजराइल ने ग्लोबल मैनहंट लॉन्च किया। यह ऑपरेशन लगभग 20 साल तक चला था और मोसाद ऑपरेटिव्स ने ढूंढ ढूंढ के ट्रैक कर करके सालों साल खर्च करके सारे के सारे ब्लैक सितंबर और पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स जो इस मैसेकर में इन्वॉल्व थे, सबको टपका दिया। और हिजबुल्लाह और हमास के साथ भी रिसेंटली इजराइल ने यही रुतबा अपना आया है। 2015 में इजराइल ने सीरिया के अंदर एयर स्ट्राइक्स करके हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर्स को मार दिया था। 2018 में हिजबुल्लाह के ड्रोन टेक्नोलॉजी के हेड को, 2023 में हमास का जो हमला हुआ, उसके बाद इजराइल ने बेसिकली पूरी तरह से यह मोइंग द लॉन स्ट्रैटेजी को खत्म कर दिया और डिसाइड किया कि हिजबुल्लाह की और हमास की कंप्लीट एंड अटर डिस्ट्रक्शन ही इजराइल को बचाकर रख पाएगा और मिडिल ईस्ट में पीस ला पाएगा। सिस्टमैटिकली हमास के टॉप लीडर्स को एलिमिनेट किया जा रहा है, चाहे वो कहीं भी बैठे हो, सीरिया में बैठे हो, फलस्तीन में बैठे हो या फिर ईरान के तेहरान में ही क्यों न बैठे हो। और टारगेटेड लीडरशिप अटैक्स के साथ साथ ग्राउंड असॉल्ट के थ्रू उन्होंने डिसाइड किया कि अब हमास को निपटा के ही मानेंगे। और जिस समय ये हमास के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे थे, उस समय हिजबुल्लाह ने रॉकेट्स जो हैं वो नॉर्दर्न इजराइल में फायर करने शुरू कर दिए। अब देखे, इस समय पर इजराइल का दिमाग ऐसे भी 7 अक्टूबर के वजह से घुमा हुआ था। इस समय पर हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है, तो इजराइल ने डिसाइड किया कि ठीक है बेटा, हम तो हमास के पीछे पड़ा ही हुए थे, अब तुमको भी अगर उंगली करनी है तो तुमको भी साफ कर दे। और पिछले 2-3 हफ्तों में टारगेटेड अटैक्स के थ्रू हिजबुल्लाह की पूरी टॉप लीडरशिप को इजराइल ने हूरों के पास पहुंचा दिया है, इंक्लूडिंग मोहम्मद अली इस्माइल, इब्राहिम मोहम्मद कबीसी, अहमद वाहबी, इब्राहिम अकील, फुआद शकूर। और 27 सितंबर को एक टारगेटेड अटैक में हिजबुल्लाह के सबसे इंपॉर्टेंट और सुप्रीम लीडर हसन नसरुल्लाह को भी 72 हूरों के पास भेज दिया गया। अब इस अटैक के बाद हिजबुल्लाह पूरी तरह से एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस में आ गया है और ईरान की जो इस्लामिक रजीम है वो भी पूरी तरह से हिल गई है, बिकॉज पूरी दुनिया देख रहे हैं कि ईरान अपने खुद के एसेट्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाना और इजराइल जो है वो तेहरान में घुस के इनके एसेट्स को साफ कर रहा है। इससे आयरेनियन रजीम जो है वो बहुत कमजोर दिख रही है, क्योंकि इतने सालों से जिस चीज ने ईरान की इस्लामिक रजीम को पावर में रखा हुआ था वो ये थी कि भाई हम बहुत शक्तिशाली हैं, हम इजराइल को दबा कर रख सकते हैं, यहाँ तक कि हम इजराइल को खत्म कर सकते हैं, जब चाहे इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ सालों से इंडिया ने भी ये अननोन मैन वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है, जिसमें कि इंडिया की मोस्ट वांटेड लिस्ट में जो आतंकी हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। तो कुछ लेसन्स तो इंडिया ने सीखे हैं, लेकिन एक आर्गुमेंट है कि जिस तरह से इजराइल जो है पाकिस्तानी आर्मी के सपोर्ट से ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं पाकिस्तान में, हाफिज साहिद तो यार इलेक्शन लड़ रहा है, फुलम खुला स्टेज पर जाके स्पीच दे रहा है। पाकिस्तान continues to give her political pedestal, तो 26/11/13 मास्टरमाइंड हाफिज साहिद ग्लोबल टेररिस्ट हांस किक्ड ऑफ हिज इलेक्शन कैंपेन पर पाकिस्तान में अपकमिंग पॉल पर जाके हैं। इसलिए तो ये डर होना चाहिए हिंदुस्तान आके कभी भी हमको निपटा सकता है, जो डर आज हमास और हिजबुल्लाह के लीडर्स में इजराइल को लेकर है। और इसलिए अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 2 सबसे बड़े लेसन जो इजराइल से शायद भारत को सीखने चाहिए कि भाई अपने दुश्मनों से कैसे निपटा जाता है और अपने आप को सुरक्षित कैसे रखा जाता है इस तरह के दुश्मनों से। देखिए, पहला लेसन है कि इंडियंस को शायद इजरायली जो माइंडसेट है उससे कुछ चीजें सीखनी पड़ेंगी, क्योंकि देखे जब इजराइल क्रिएट हुआ था 1948 में, तो इजराइल की जीवाग्राफी की कमियां सबको पता थी। ना तेल है,
हमेशा पानी की कमी रहती है और टोटल जमीन का साइज छत्तीसगढ़ के आधे से भी कम है। 1948 में रॉबर्ट एफ कैनेडी, जो बाद में जाकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए थे, उन्होंने इसराइल के बारे में लिखा था कि यहां के मिट्टी को सालों तक हर रोज नमक से साफ करना पड़ता था, तब जाकर यहां पर थोड़ी सी खेती हो पाती थी। लेकिन आज इसराइल ने 70 सालों में ऐसा काम किया है कि ऐसी जमीन पर, ऐसी इकोनॉमी में इसराइल के पास दुनिया के सबसे ज्यादा टेक स्टार्टअप्स है पर कैपिटा। 2021 में इसराइल ने ऐसा वेंचर कैपिटल का रेट अट्रैक्ट किया था जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका से भी 28 गुना ज्यादा। इसराइल का अनएम्प्लॉयमेंट रेट सिर्फ 3.7% है, जो दुनिया के सबसे कम में से एक है, और ईयू का एवरेज 6% है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इसराइल की 82.7 साल है, जो दुनिया में 7 नंबर पर आती है, और लेटेस्ट वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इसराइल 9 रैंक पर है, क्योंकि लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड और कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्री से ही थोड़ा सा पीछे। इसराइल ये सारी चीजें अचीव इसलिए कर पाया है क्योंकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसराइल के नेशनल डीएनए में एक बात घुसी हुई है कि हमारे देश में एक डिजास्टर कभी भी हो सकता है, और इसीलिए वीकनेस और लेजीनेस इस देश के पास ऑप्शन ही नहीं है। इस वजह से इसराइल, जिसके पास एक समय पर पानी ही नहीं था, वो आज एक वाटर सुपर पावर बोला जाता है, और इनकी पानी की टेक्नोलॉजी है वो कैलिफोर्निया, लैटिन अमेरिका और इंडिया जैसे देश अपने देश में इंपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया की तरह इसराइल को भी अपने बॉर्डर पर कई दुश्मनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसराइल को पता था कि हम छोटे से देश हैं, हमारी पॉपुलेशन छोटी है और हमारे दुश्मन बहुत बड़े बड़े हैं, तो इसराइल ने अपने आप को दुनिया में डूइंग मोर विद लेस का एक बेहतरीन एग्जाम्पल बना दिया है। इसराइल अपना ऑलमोस्ट सारा डिफेंस इक्विपमेंट खुद ही प्रोड्यूस करता है, इंपोर्ट में डिपेंड नहीं करता। अप्रैल में यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा था, जब रशिया के साथ उनकी जंग खत्म होगी तो यूक्रेन अपने आप को एक बड़ा इसराइल बनाना चाहता है, एक ऐसा देश जो डिफेंस पर लेजर फोकस्ड हो, लेकिन उसको अलाइज की जरूरत नहीं हो, वो डिफेंस का सारा इक्विपमेंट खुद ही प्रोड्यूस करे। अब सवाल ये उठता है कि यूक्रेन जैसा देश इसराइल को कॉपी करना चाहता है, क्योंकि इसराइल देखिए डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक वर्ल्ड लीडर है। इस समय इसराइल ने पेगासस स्पाईवार सॉफ्टवेयर बनाया है, जिससे उन्होंने आतंकी ऑर्गेनाइजेशंस में तहलका बचा रखा है। आयरन डॉम डेवलप किया है, आरओ डिफेंस सिस्टम डेवलप किया है, हसबोरा और एआई टारगेटिंग सिस्टम डेवलप किया है, ईएलटीए सिस्टम डेवलप किया है, जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में उनकी मदद करता है। डेविड स्लिंग, जो एक लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, सीडॉम, ये नेवल एयर डिफेंस सिस्टम है, ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम। टेक्नोलॉजी का इतनी यूनिक तरीके से इसराइल इस्तेमाल कर रहा है कि आप देखिए कि इसराइल ने एक फेक शेल कंपनी क्रिएट की जो पेजर बनाती थी, और उन्होंने अपने स्पाईवेयर से पता किया कि हिजबुल्लाह को पेजर की जरूरत है कम्युनिकेट करने के लिए आतंकियों के बीच में, और उन्होंने हिजबुल्लाह को ऐसा ऑफर दिया इस फेक कंपनी से कि हिजबुल्लाह ने अपने पेजर के ऑफर से इस कंपनी से ऑर्डर किए, और इन पेजर में इसराइल ने एक्सप्लोजिव्स फिट कर दिए, जो कि एक दिन डेटिनेट किए गए, इससे कि नियरली 3000 हिजबुल्लाह के ऑपरेटिव्स को हुरो के पास भेज दिया गया। यह यार आतंकियों के साथ 4D 5D चेस खेल रहे हैं इस समय पर। मैं आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इस समय पर इंडिया और इसराइल ने एक ऐसी चीज अचीव कर रखी है जो जनरली एक्सपर्ट्स मानते थे कि इम्पॉसिबल है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, सक्सेसफुल बनने के लिए, अपने देश के अंदर भी और देश की नेबरहुड में भी, लेकिन इंडिया और इसराइल दोनों ने डोमेस्टिक और बॉर्डर इंस्टेबिलिटी के बावजूद बहुत तेज इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव की है। एक काउंट के हिसाब से इसराइल ने 8 वॉर्स और 2 इंतिफादास लड़े हैं, और लगातार बॉर्डर कर्मिशर और टेररिस्ट अटैक्स का सामना किया है। इंडिया की तरह ही इसराइल का भी एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, जो इंडिया की तरह ही बहुत कियोटिक है। जिस तरह इंडियन सब कॉन्टिनेंट में इंडिया ही बेसिकली एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, उसी तरह से मिडिल ईस्ट में इसराइल ही बेसिकली एक प्रॉपर डेमोक्रेसी है, और इंडिया की तरह ही
इसराइल बहुत क्योटिक डेमोक्रेसी है कि इसराइल की 120 सीट कनेसेट में इस वक्त 18 पार्टीज बैठी हुई हैं और इंडिया को भी अगर आप देखें तो इंडिया में भी 6 नेशनल पार्टीज हैं, 57 रिकॉग्नाइज्ड स्टेट पार्टीज हैं और 2500 से ज्यादा रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टीज हैं। तो इतनी सिमिलैरिटीज के बाद भी इसराइल जो है वो अपने दुश्मनों से इतनी इफेक्टिवली कैसे जूझ पाता है? क्योंकि इजरायली एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि इसराइल सक्सेसफुल है क्योंकि उनके पास फेल होने का ऑप्शन ही नहीं है। उन्हें ना अपने आप को मेंटली कन्विंस कर लिया है कि है भैया हम फेल हो ही नहीं सकते और इसलिए हम अपने आप को डेवलप करने के लिए बड़े से बड़े रिस्क लेते हैं। अगर उस रिस्क में हम फेल हो गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि हम फेलियर एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। फेलियर सक्सेस की तरफ सिर्फ एक और सीढ़ी है, क्योंकि इसराइल के पॉइंट व्यू से फेलियर का मतलब है दी एंड। अगर इसराइलीज अरब्स के खिलाफ एक भी जंग हार जाते हैं तो मतलब जूस का खात्मा और इसराइल ये कभी होने ही नहीं देगा। अगर इंडिया में ये एग्जैक्ट माइंडसेट नहीं है जो इसराइली इसके पास है, इंडिया का माइंडसेट थोड़ा अलग है। देखें, इंडिया के साथ दो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। पहला है कि इंडिया में है नॉर्मलसी बायस। लोग किसी भी बड़े डिजास्टर या किसी भी मेजर प्रॉब्लम के होने के चांसेस को बहुत ग्रॉसली अंडर एस्टिमेट करते हैं, क्योंकि ये मान लेते हैं कि जो अभी तक होता आया है वो भी आगे ही होता रहेगा। कोई प्रॉब्लम थोड़ी आएगी। आपने सुना होगा कि 1000 साल तक हमारे ऊपर इन्वेजन हुए, लेकिन हिंदुइज्म खत्म नहीं हुआ तो आगे भी खत्म नहीं होगा। लेकिन जो लोग ऐसा बोलते हैं वो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि पाकिस्तान, बांग्लादेश ऑलरेडी कट के अलग हो गया, कश्मीर ऑलमोस्ट कट के अलग हो गया था। पार्ट्स ऑफ केरला, बंगाल, बिहार, असम ऐसे हो चुके हैं जिसमें नो गो जोन्स बन चुके हैं। तो ये नॉर्मल सी बायर से एक इंडियंस में प्रॉब्लम है। इंडियंस में दूसरी प्रॉब्लम यह है कि हम कुएं के मेंढक हैं। इसका मतलब बेसिकली हुआ कि इंडिया में ऐसे लोग हैं जिनको बस अपने नैरो सराउंडिंग से मतलब है। उनकी दुनिया इसी नैरो सराउंडिंग में आकर रह जाती है। इस कुएं के मेंढक जो है वो सिर्फ कुएं की दीवारों को ही अपनी पूरी दुनिया मानता है। दूसरा की थीम है मेंढक को कुएं की बाहर की रियलिटी ना पता है ना उसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि कुएं के मेंढक को अपनी सिर्फ कुएं की दुनिया से मतलब है। वो बाहरी दुनिया के बारे में सोचता ही नहीं है। वो सोचता है कि अगर नहीं मेरे कुएं में सब कुछ ठीक चल रहा है तो बाहर की दुनिया से उनको क्या लेना देना। ये रिप्रेजेंट करता है उन लोगों को जो अपनी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग या सिचुएशन में कंफर्टेबल होते हैं और ग्रोथ या चेंज को पूरी तरह से अवॉइड करते हैं। इवन टू इस ग्रोथ और चेंज वो बारे में सोचता है। इस वजह से हम इस्लामिक इन्वेडर से हार रहे हैं, अंग्रेजों से हार रहे हैं। जो फर्स्ट बैटल ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ था वो भी इसी मेंटालिटी के वजह से हम हार रहे थे और इसी कुएं के मेंढक मेंटालिटी को हटाने की और हिंदुत्व में सारे भारतीयों को जोड़ने की बात वीर सावरकर ने पूरी जिंदगी तक की थी, और वो भी 100 साल पहले। इसलिए आज उन्हें इतना रिस्पेक्टेड फिगर माना जाता है क्योंकि इंडियंस आर रियलाइजिंग कि वीर सावरकर ने पूरी जिंदगी दी। वो तो थैंक गॉड कि आज की जो इंडियन आर्मी है उसमें कास्ट और स्टेट के परे एक नेशनल सेंस ऑफ यूनिटी है। इसलिए हम लोग पाकिस्तान को हर एक युद्ध में सिर्फ एक्सेल से भी ज्यादा अच्छे से धोते हैं। और सेकंड बड़ा लेसन जो इजराइल को भारत से सीखना चाहिए कि हर एक चीज से ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए नेशनल इंटरेस्ट। इजराइल अपने दुश्मनों के खिलाफ जीत इसीलिए हासिल कर पाता है क्योंकि इजराइल के लोग यूनाइटेड है। वहां की ऑपोजिशन के लिए भी पॉलिटिक्स से ज्यादा नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट जरूरी है। याद रखें कि जब हमास ने इजराइल पर अटैक किया था, या तो ऑपोजिशन नेतन्याहू से सबूत नहीं मांग रहा था, बल्कि ओपनली नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहा था। उन्होंने कहा था कि हम ओपनली नेतन्याहू सरकार के साथ खड़े हैं। इजराइल की सभी ऑपोजिशन पार्टीज इस समय पर इजराइल की गवर्नमेंट के साथ खड़ी हैं और उनके लिए देश सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इतना ही नहीं, आपको बता दे कि जब भी इजराइल में कोई बड़ा नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस आता है तो वो एक यूनिटी गवर्नमेंट क्रिएट करते हैं जिसमें कि जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो पूरा जोर सपोर्ट देती है मैं गवर्नमेंट को कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए आप बताइए। पर क्या यही यूनिटी आप भारत में एक्सपेक्ट कर सकते हैं?
इंडिया कुछ भी करता तो केजरीवाल आर्मी से प्रूफ मांगने लगते हैं। कन्हैया कुमार ओपनली आर्मी को गालियां देता है। राहुल गांधी कहते हैं कि आर्मी खून की दलाली कर रही है। कुछ लोग अफजल गुरु और सैयद अली शाह गिलानी के सपोर्ट में नारा लगाते हैं। 26/11 में जब पाकिस्तानियों ने भारत में अटैक किया था, तब उस अटैक को भी व्हाइट वॉश करने की कोशिश की गई थी। हमारे देश में कुछ लोग ऐसे थे जो सारे का सारा ब्लेम आरएसएस के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे। हमारे देश में तो एपोजिशन लीडर्स इंडिया को नेशन की तरह भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मतलब इंडिया में इन पार्टीज से सिक्योरिटी इश्यूज पर यूनिटी डिमांड करना तो वैसा ही है जैसे बाबर आजम से जिम्बाब्वे के अलावा किसी और टीम के खिलाफ सेंचुरी एक्सेप्ट करना। देखें, इजरायली डेमोक्रेसी जो है वो बहुत डाइवर्स है। जैसा मैंने आपको दिखाया है, वो एक दूसरे से बहुत सारी चीजों पर डिसएग्री करते हैं। आधी पॉपुलेशन नेतन्याहू से नफरत करती। इसी साल 2024 में वो नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पे हजारों की संख्या में बाहर निकल के प्रोटेस्ट कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि देश के ऊपर एक थ्रेट आया है, पूरा का पूरा देश, पूरा का पूरा एकजुट होकर अपने लीडर को सपोर्ट करने लग गया। और भारत में तो आप देख लीजिए कि आर्टिकल 370 हटाने के बाद एपोजिशन पार्टीज पार्लियामेंट से वॉकआउट कर रही थी। मतलब भारत के एक कटे हुए टुकड़े को भारत से वापस जोड़ना के खिलाफ पार्लियामेंट में वॉकआउट हो रहा था। देखे यार, देश में देश को एकजुट रखने के लिए, देश की नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए एक बाद एक जूई स्टेट है। वैसे ही इंडिया एक सेक्युलर स्टेट है, लेकिन एक धार्मिक नेशन है और एक धार्मिक सिविलाइजेशन है, और उस धार्मिक कैरेक्टर को हमेशा मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर भारत के अंदर ही ऐसे लोग हैं जो भारत के नेशनल सिक्योरिटी को अंडरमाइन करते हैं, जो भारत के स्ट्रेंथ को अंडरमाइन करते हैं, भारत को और कमजोर करते हैं, तो भारत किस तरह से अपने एक्सटर्नल एनिमीज से जूझ पाएगा। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस समय जो इजराइल कर रहा है और जिस तरह से इजराइल अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है, उससे भारत क्या लेसन सीख सकता है? अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो दीजिए कमेंट सेक्शन, मुझे जरूर बता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल देसी टॉक्सिक को।